Hi everybody. Every problem is a gift. Without problems we would not grow. So problems को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है. हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन होता है और ग्रोथ होती है. Today is 13th of September 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, आज भी लाइव क्लास नहीं होगा. आज 13 सितंबर है. आज सारे 1-to-1 सेशंस में ट्राई करूंगा कंप्लीट करने का. जितने भी मेंस अभी स्टूडेंट्स एग्जाम लिख रहे हैं उनके साथ. कल 14th ऑफ सितंबर को एक ग्रुप क्लास होगा. मेंस एग्जाम लिखने से पहले जनरल डूज एंड डोंट्स की हम बात करेंगे. इसमें मैं प्रीलिम्स स्टूडेंट्स को भी इनवाइट कर लूंगा. देन आज की ही डेट पे ये सब कंप्लीट हो गया है. सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज एटसेट्रा, इन सारे पीडीएफ्स को और एक जनरल डूज एंड डोंट्स को मैं आपकी ईमेल आईडी पे भी आज की डेट में ही उसको शेयर कर दूंगा. तो उसको आप क्विकली नोट्स डाउनलोड कर लेना. देन उसके बाद फिर जो कुछ पेंडिंग क्लासेस होगी वो मैं मेंस के बाद भी आपकी क्लासेस कंटिन्यू करके कंप्लीट करा दूंगा. डू नॉट वरी. ओके, अभी इस कुछ दिन पे प्रायोरिटी अभी 16th ऑफ जो सितंबर को मेंस एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स हैं अभी. ओके, सो नेक्स्ट वीक से फिर सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएगी. ऑलराइट, सो टुडे इज 13th ऑफ सितंबर 2022. बाकी न्यूज़पेपर और जो दूसरे इनिशिएटिव्स हैं ये कंटिन्यू रहेंगे. आप आंसर राइटिंग कंटिन्यू करो, न्यूज़पेपर भी डेली अभी फॉलो करो. सो दिस इज 13th ऑफ सितंबर 2022. ये ऐसे 5 सवाल हम हर रोज टेलीग्राम क्विज में देख रहे हैं. ज्वाइन. देन दिस इज अनदर क्विज नंबर 132. हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? द आंसर इज चार्ल्स बैबेज. IIRS रिमोट सेंसिंग सिचुएटेड है देहरादून में. DOS का मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस. ब्लैक हेड हैकर्स बोलते हैं, ये होते हैं क्रैकर्स. ब्लैक हेड. वाइट हेड होते हैं, ये से एथिकल हैकर्स बोला जा सकता है. देन टिम बर्नर्स ली को बोला जा सकता है इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब. आज के सवाल है, ये डक क्या है? व्हाट इज दिस डक? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? मॉडेम क्या होता है? इनमें से सही जवाब क्या है? विच वन इज मेनली यूज्ड इन चेकिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर पेपर इन द एग्जामिनेशन? हम ऐसे गोले भरते हैं, इसको चेक किस टेक्नोलॉजी से किया जाता है? SMS का मतलब क्या होता है? सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है ईयर मार्क. जैसे हमने ईयर मार्क किया है, इतना पैसा एजुकेशन पे खर्च करेंगे. सो दैट इज डेजिग्नेटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज. इसको और कहीं हम वेस्ट नहीं करेंगे. दिस इज ईयर मार्क्ड फॉर एजुकेशन पर्पजेस. कैलस एटीट्यूड है, कठोर एटीट्यूड है, हार्टलेस, अनफीलिंग, अनकेयरिंग. लॉर्ड मीन्स होता है प्रशंसा करना, प्रेज, एक्सटॉल, हेल. थ्रॉन्ज्ड का मतलब होता है भीड़. फिल टू बी प्रेजेंट, क्राउड है वहां पे. रैमिफिकेशन का मतलब होता है उसका आउटकम. यूजुअली ये एक कॉन्सिक्वेंस होता है और अनवेलकम होता है. तो रैमिफिकेशन अनवेलकम होता है. ओके, सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. आप चाहे इंग्लिश में है, हिंदी में है, मराठी में है, रीजनल लैंग्वेज में. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है. इस बार के मेंस स्टूडेंट्स के साथ भी यही हुआ. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ज़रूरी है. अभी सब इस बात को रियलाइज कर रहे हैं. आपको अगले साल मेंस लिखना है, आंसर राइटिंग डेली करो, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंप्रूव करो, लिखना आना चाहिए आपको. ओके, बाकी इसके बारे में मैं कल जो कंबाइंड क्लास होगी उसमें थोड़ा और आपको बताऊंगा. नाउ दिस इज CSAT. सिमिलरली मैं आज से बोल रहा हूँ, CSAT डेली आप सॉल्व करो. वेट मत करो एग्जाम का. एग्जाम टाइम पे प्रीलिम्स जब होगा, आपका पूरा फोकस पेपर 1 होना चाहिए. पेपर 2 के लिए आप कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स्ड होना चाहिए, और वो तब होगा जब आप डेली ऐसे CSAT की प्रैक्टिस करोगे. सो सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस एवरी डे. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है. सिमिलरली आंसर राइटिंग भी नो मैटर व्हाट आपको डेली लिखना है तो लिखना है. आप बहुत हाईटेक हो गए हो, बट एग्जाम अभी भी ओल्ड स्कूल एग्जाम है. इसमें पेन एंड पेपर से लिखना पड़ता है, टाइपिंग टेस्ट नहीं है. सो आपको डेली आंसर राइटिंग यहाँ पे करना चाहिए. आप रोज लिखो. अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली 99.99% स्टूडेंट से बेटर हो. सो राइट आंसर्स एवरी डे. अब ये 2 सवाल है. What are the main socio-economic implications arising out of the development of IT industries in major cities of India? अब जैसे बेंगलुरु में फ्लड आया एटसेट्रा, पुणे, तो इसके सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है?
अब इसमें आंसर इतना अच्छे से आपको मैंने बताया, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। ये GS1 का आंसर है, GS1 से है, ट्राई टू फ्रेम दिस क्वेश्चन। ये GS4 है, एथिक्स भी हमने पढ़ लिया है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, एथिकल डिसीजंस कैसे लेने हैं, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये GS4 है, GS4 है, ओके। और आंसर्स लिख के आप सबमिट कर दो इस वेबसाइट पे, मैं हर एक एंट्री को चेक करूंगा, रिव्यू दूंगा आपको, ओके। सो सबमिट योर आंसर्स टू दिस वेबसाइट, ऑन दिस वेबसाइट। नाउ हम सोशल मीडिया पे भी एक नज़र रखते हैं। सो आप बताओ, क्या आप जानते हैं कंगलाई हारोबा का पर्व मणिपुर के मैती समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये जो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स है ना, ये यूपीएससी का फेवरेट है। एक MCQ आ सकता है कि मणिपुर के मैती समुदाय द्वारा कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। सो द आंसर इज दिस, कंगलाई हारोबा। क्या आप जानते हैं हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। मथुरा मूर्ति कला, जैसे आर्किटेक्चर भी पढ़ते हैं, स्कल्पचर भी हम पढ़ते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, क्लास 11th NCERT, वेरी गुड। NCERT सीरीज भी रिबूट पेंडिंग है, बहुत जल्दी मेंस कोर्स कंप्लीट होते ही हम NCERT स्टार्ट करेंगे। ये मथुरा मूर्ति कला है, इसकी शुरुआत पहली सदी के दौरान हुई थी। मथुरा तक्षशिला और श्रावस्ती इसके मुख्य केंद्र थे। ये रेड एंड वाइट सैंडस्टोन पत्थरों पर इस्तेमाल होता है। तो दिस इज मथुरा मूर्ति कला। आप जिस भी शहर में हो, उस शहर में या आसपास आपके पास अगर एक्सेस है किसी सिटी का भी, वहां पे एक म्यूजियम जरूर होगा, आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल जैसा कोई प्लेस होगा। विजिट दैट प्लेस, यू विल गेट अ वेरी गुड इंसाइट ऑफ दिस आर्ट, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या आप जानते हैं प्रसिद्ध गंगा सागर मेला किस राज्य में लगता है? सही जवाब क्या होगा? टेल, गंगा सागर मेला। देन इसके बाद जैसे ये चीता है, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, दिस इज चीता, इसमें सॉलिड ब्लैक स्पॉट्स ऐसे हैं। फिर एक होता है लेपर्ड। लेपर्ड में डेंसिटी देखो, ये रॉसेट्स बने होते हैं, रॉसेट्स एक ग्रुपिंग बनी होती है इन ब्लैक स्पॉट्स का। ये जगुआर देखो, ये इट इज सो मस्कुलर, दिस इज सो मस्कुलर। ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट में मिलता है, ब्राजील इस तरफ, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। इंडिया में अब चीता भी है और लेपर्ड भी है, चीता का भी रीइंट्रोडक्शन हो रहा है। चीता कूनो में क्यों रीइंट्रोड्यूस हो रहा है? कूनो का जो ज्योग्राफी है वो फेवर करता है चीता को बिकॉज एक लंबा स्ट्रेच चाहिए होता है, सो दैट चीता वहां पर स्ट्रेच हंटिंग, प्रे बेस होता है। फील्ड जो है ना, ग्रासलैंड, वो चीता को सूटेबल होता है डेंस फॉरेस्ट में। सो दैट इज वाई यहाँ पे सांभल है, चीतल है, पार्क है। सो ये जो लैंडस्केप है, ये लैंडस्केप चीता के लिए सूटेबल है। ये लैंडस्केप लायन के लिए भी काफी सूटेबल है। लायन इंडिया में कहाँ मिलते हैं? टेल। नाउ लुक एट दिस डांस फॉर्म, दिस इज संकीर्तन। संकीर्तन सेलिब्रेट होता है वैष्णव कम्युनिटी का मणिपुर में संकीर्तन होता है। लॉर्ड कृष्णा को यहाँ पे डिवोटी यहाँ पर ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। सो दिस इज संकीर्तन डांस। ओके, सो दिस इज सोशल मीडिया। नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। ओके, फॉर्मेट थोड़ा सा मैंने और ऑल्टर किया है यहाँ पे। मैं अब पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रहा हूँ सो दैट न्यूज़ का कनेक्ट बैठा रहेगा यहाँ पे। एट द सेम टाइम जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो मैं साइडवेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, September 13th, ट्यूसडे। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो रिटेल इन्फ्लेशन की है। रिटेल इन्फ्लेशन 7% हो गया है। फूड प्राइसेस की कीमतें भी बढ़ रही है, तो विच इज़ नॉट गुड। इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है सैलराइड पर्सन या फिर पेंशनर्स, इनको डिफिकल्टी है। तो रिटेल इन्फ्लेशन 7% पे आ गया है। फूड प्राइसेस भी अपटिक है, सो विच इज़ नॉट राइट। बट अगर गवर्नमेंट की बात माने तो गवर्नमेंट अभी इन्फ्लेशन को रेड लेटर्ड नहीं मान रही है। गवर्नमेंट चाह रही है कि अभी इन्फ्लेशन तब होता है जब एक्सेस मनी है, तो गवर्नमेंट अभी भी एक्सेस मनी प्रोवाइड कराने की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ रही है, फिस्कल पॉलिसी, सो दैट ग्रोथ एंड रिकवरी पॉसिबल हो पाए, बिकॉज रिसेशन जैसी टेंडेंसी भी बनी हुई है। कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयंट इन्फ्लेशन है, इंडस्ट्रियल रिकवरी भी जो है थोड़ा वीकन हुआ है, ट्रिप हुआ है। सेंट्रल बैंक का टास्क अब मुश्किल हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी बनाई जाए कि इन्फ्लेशन टेमिंग हो, बट गवर्नमेंट चाहती है ग्रोथ एंड रिकवरी भी हो, तो ये दोनों चीजें एक साथ बैलेंस आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रूरल एरिया में भी आप देखो तो इन्फ्लेशन दिख रहा है। एलिवेटेड इन्फ्लेशन का मतलब है हाउस होल्ड बजट अफेक्ट होगा। आपकी तनख्वाह पहले भी 1000 रुपए थी, अभी भी 1000 रुपए, बट पहले जो सामान 100 रुपए का आता था अब वो 150 रुपए का आ रहा है, तो आपको परचेजिंग पावर कम हो गई। तो दिस इज इन्फ्लेशन।
लोअर इनकम सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, फूड इम्पैक्ट होगा और कंजम्पशन बास्केट का जो क्वांटिटी है वो कम होगा। इन्फ्लेशन में अपटिक है, ब्रॉड बेस्ड राइज है फूड सेगमेंट पे, सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा का। अब यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक होता है जैसे एमपीसी है, प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। एमपीसी क्या होता है, इसके मेंबर्स कौन है, क्या डिसीजन मेकिंग होता है, ट्राई टू प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट। अब एमपीसी की पॉलिसी हो सकती है मॉनेटरी पॉलिसी, इवन फिस्कल भी बोल सकते हैं। वो एक होता है अकोमोडेटिव, न्यूट्रल, हॉकिश और कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। अब अकोमोडेटिव का मतलब है आप कंफर्टेबल हो। अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब है सेंट्रल बैंक इज प्रिपेयर टू एक्सपैंड द मनी सप्लाई को बढ़ाना है, अकोमोडेट करना है। तो इससे जो रेट्स हैं वो कम होगी, पैसा आसान होगा, इजी मॉनेटरी पॉलिसी होगी। सेंट्रल बैंक अकोमोडेटिव पॉलिसी करेगा तो इंटरेस्ट रेट को वो कट करेगा और रेट हाइक रूल्ड आउट, रेट हाइक नहीं होगा। सेंट्रल बैंक टिपिकली अकोमोडेटिव पॉलिसी तब अपनाता है जब ग्रोथ चाहिए, इन्फ्लेशन कोई कंसर्न नहीं है, वी वांट ग्रोथ। जैसे लॉकडाउन हुआ, रिसेशन हुआ, तो वी वांट ग्रोथ, इन्फ्लेशन इज नॉट अ क्राइटेरिया। न्यूट्रल स्टांस कब होता है, जब सेंट्रल बैंक कैन ईदर कट रेट और इंक्रीज रेट। न्यूट्रल मतलब वो अकोमोडेटिव और हॉकिश दोनों के बीच में है, वो रेट हाइक भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, बोथ वेज इट कैन गो। तो इसका मतलब है ये इंडिकेट कर रहा है मार्केट कैन एक्सपेक्ट अ रेट एक्शन, किसी भी तरीके जा सकता है, रेट हाइक भी हो सकता है, रेट डाउन भी हो सकता है। हॉकिश क्या होता है, अच्छा ये अकोमोडेटिव है, इसको डोविश भी बोलते हैं, डोविश या हॉकिश है, हॉकिश लाइक पैनी नजर। हॉकिश स्टांस इंडिकेट्स दैट सेंट्रल बैंक टॉप प्रायोरिटीज इन्फ्लेशन को कम करो, इन्फ्लेशन को टेम डाउन करो। इस फेज में बैंक क्या करेगा, रेट हाइक करेगा, जैसे आरबीआई ने अभी रेट हाइक कर दिया था, है ना, रेपो रिवर्स रेपो रेट। तो दिस मीन्स हॉकिश, पैसा अब महंगा होगा। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग ये होगा कि एक साइकिल होती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को मार्केट पैरामीटर्स के हिसाब से कैलकुलेटेड वे में वो उसको बढ़ा रहा है, तो उसको कैलिब्रेटेड बोलेंगे। करंट रेट साइकिल कट इन द रेपो रेट इज ऑफ द टेबल। Calibrated tightening means during the current rate cycle a cut in the repo rate is off the table, अभी नहीं होगा। Rate hike will happen in a calibrated manner. So that is what I am saying कि अभी RBI स्टेप बाय स्टेप देखेगा, अभी हाइक नहीं कर रहा है बट हो सकता है बाद में वो हाइक कर सकता है, तो दैट इज कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। तो ये 3-4 टाइप की पॉलिसी बोली जा सकती है, अकोमोडेटिव, न्यूट्रल, हॉकिश एंड कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। सो दिस इज रिटेल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है और इस पे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ईस्टर्न बॉर्डर स्टेबल है, कमांडर ने बताया। इंडिया चाइना डिसएंगेज हो रहे हैं PP15 गोगरा हॉट स्प्रिंग से। अभी बिकॉज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ चाइना का मीटिंग भी होने वाला है 1-to-1, फेस टू फेस। सो उस बैक ड्रॉप में भी जो टेंशन है गलवान क्राइसिस के बाद इंडिया चाइना बॉर्डर में, उसको डीएस्केलेट करने की यहाँ पे बात है। तो ईस्टर्न बॉर्डर्स अभी स्टेबल है। इंडिया की बॉर्डर्स अगर हम देखें तो दिस इज अवर इंडिया के दिस टुवर्ड्स दिस वेस्ट है पाकिस्तान, दिस इज पाकिस्तान। यहाँ एक 165 किलोमीटर नैरो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर है। देन दिस इज चाइना, देन दिस इज नेपाल, दिस इज भूटान, दिस इज बांग्लादेश 4000+ किलोमीटर। देन म्यांमार बॉर्डर है यहाँ पे और साउथ में है श्रीलंका। सो दीज आर अवर नेबर्स। दिस इज मेकिंग एंट्री, स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे हैं रिज आफ्टर मॉनसून रेन इन शिमला ऑन मंडे। ग्रैंड मास्टर टू कोच स्कूल स्टूडेंट्स इन तमिलनाडु। So this is the front page of the Hindu. Then this is next page and ये एक और important news है, action plan to address stray dog menace। See, dogs human being के बहुत अच्छे friend माने जाते हैं and there is no doubt about कि dogs जो हैं as a pet हमारा जो रिलेशन है वो बहुत पुराना रिलेशन है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी है। इसमें एक लेयर जो ऐड करने की होती है वो ये होती है कि डॉग्स इन दी एंड एनिमल होते हैं और जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं मतलब इनकी कोई ऑनरशिप नहीं है मींस इनको वैक्सीनेशन एट टाइम्स नहीं दिया गया है। एट टाइम्स इनको अगर डिसीजेस है तो उस डिसीजेस से रिलेटेड इनका ट्रीटमेंट एटसेट्रा का कोई एक रेस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल प्रोसीजर नहीं है।
एट टाइम्स हम इनको फीड करते हैं जो ह्यूमन एंगल और एथिकल एंगल से एब्सोल्युटली करेक्ट है। बट एट द सेम टाइम फॉर एग्जाम्पल किसी सोसाइटी में ऐसे स्ट्रे डॉग्स हैं बहुत सारे, उस सोसाइटी में एल्डरली भी हैं, उस सोसाइटी में बच्चे भी हैं। ये स्ट्रे डॉग्स अगर इन एल्डरली या बच्चों को बाइट करते हैं और ये डॉग अगर ये रैबीज का इंजेक्शन नहीं लगाए और ये बाइट से रैबीज को फैलाते हैं, तब आप यहाँ पे क्या स्टैंड लोगे? दिस इज द क्वेश्चन। सो वन साइड देयर इज ह्यूमन एंगल, एथिकल एंगल, फ्रेंडशिप एटसेट्रा। दूसरे तरफ है दीज प्रैक्टिकल रीजंस कि अगर हम डॉग्स को फीड करते हैं देन इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल कि ये जो एल्डरली है या जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वहां पर ये डॉग अटैक जो बड़ा कॉमन हो गया है और कई बार ये डॉग अटैक डेडली भी प्रूव हुआ है, लाइफ लॉस हुआ है, देन इस पे एक सवाल उठता है। तो इसका क्या स्टैंड होना चाहिए आप बताओ। एक्शन प्लान टू एड्रेस स्ट्रे डॉग मेनेस, बिकॉज फीडिंग वैसे भी अगर हम बात करें, अगर हम प्योर वाइल्ड लाइफ की बात करें, ये पेट्स हैं बट वाइल्ड लाइफ की बात करें तो फीडिंग वाइल्ड एनिमल इज अ क्राइम। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। अक्सर हम बिकॉज इट फील्स गुड, इट लुक्स गुड, हम हाईवेज पे मंकीज को या एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को फीड करते हैं एंड वी थिंक वी आर डूइंग अ वेरी जनरस थिंग विच इज गुड, ह्यूमैनिटी है यहाँ पे। बट एट द सेम टाइम हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वाइल्ड एनिमल्स का नुकसान पहुंचा रहे हैं। फॉरेस्ट के जो नियम होते हैं वो क्लियर बोलते हैं फीडिंग वाइल्ड एनिमल्स इज अ क्राइम। व्हाई? बिकॉज वो वाइल्ड एनिमल इज बोर्न एंड ब्रॉट अप टू लिव इन वाइल्ड, वो डोमेस्टिकेटेड नहीं है। पोचर्स इसी बात का, अगर वो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है ह्यूमन बीइंग से, पोचर्स इसी बात का फायदा उठाकर उस वाइल्ड एनिमल की पोचिंग करते हैं, तो हम उसका इनफैक्ट नुकसान कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई फीडिंग वाइल्ड एनिमल्स इज अ क्राइम। सिमिलरली डॉग्स आर गुड, बट व्हाट अबाउट अगर डॉग से रिलेटेड ऐसा कोई मेनेस हो रहा है? बिकॉज कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट यहाँ पे एक्सीडेंट्स देखने को मिले जिससे डॉग बाइट से बच्चों को वैक्सीन, दिस रेबीज एटसेट्रा हुआ और डेथ भी हुआ। सो दैट इज व्हाई दिस इज एवरीबडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी कि इस डॉग मेनेस को हम कर्ब करें, इस डॉग मेनेस का एक सॉल्यूशन निकालें हम। व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन? नाउ यू टेल। Now see, hitting the road. यहाँ अमरावती farmers महापद यात्रा, and this is mud gamers bring curtains on Onam in Kerala hamlet. What is the meaning of this word hamlet? Geography में हम पढ़ते हैं hamlet. Okay, so this is this page. Next is 3-2 tangle. The Pakistan factor should not undermine India's close security ties with the US. अब see, US is a big arms manufacturer. आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग और उसका सेलिंग $1 बिलियन बिजनेस होता है। यूएस ने F-16 फाइटर फ्लीट पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान के जो वेपन्स हैं मोस्टली वो यूएस सोर्स्ड हैं। यूएस के इन वेपन से पाकिस्तान ऑब्वियसली उसको अगेंस्ट इंडिया यूज करता है। तो इंडिया के यूएस के साथ क्लोजर टाइज भी हैं, फाउंडेशनल अग्रीमेंट भी हैं। तो इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाया कि F-16 फाइटर फ्लीट को क्यों यूएस अपग्रेड कर रहा है। ये जो F-16 फाइटर फ्लीट है ये 1980s का है। पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज इसके बाद, बिकॉज ट्रेडिशनली पाकिस्तान यूएस के ज़्यादा क्लोज रहा है, यूएस के क्लोज रहा है, और उसका रीज़न भी है बिकॉज यूएस को अफगानिस्तान का एक्सेस चाहिए। सो पाकिस्तान, दैट इज़ वाई एट टाइम सोवरेन कंट्री भी नहीं कहा, वो यूएस का वसाल स्टेट माना गया। बट द पॉइंट इज ग्रेजुअली चाइना की यहाँ पे इंक्रीज बढ़ने लग गया। अब जो पाकिस्तान है वो चाइना का वसाल स्टेट बनने लग गया। तो यूएस फिर से इसको अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश कर रहा है। एक थ्योरी ये भी है। अब सी, यहाँ पार्टनरशिप इंडिया और यूएस की भी अच्छा है। इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। फॉर एग्जांपल इंडिया ने रशिया से ऑयल परचेज किया, इंडिया ने रफाल जो है वो फ्रांस से लिया। तो इंडिया इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलती है इंडिया की। 2016 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने F-16 फाइटर्स पाकिस्तान को देने की बात किया था। इंडियन आर्मी ने देखा, अभी दिस जो क्लैशेस भी हुए थे इसमें यूएस ने क्लियरली F-16 यूज किया। एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स के भी हमें प्रूफ मिले इंडिया के अगेंस्ट। अब यूएस इन्हीं वेपन्स, इन्हीं जेट्स को $450 मिलियन की फंडिंग में इसको वापस अपग्रेड कर रहा है। तो इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाया है कि इसमें, ऑल्दो यूएस ने बोला है नई कैपेबिलिटीज एटसेट्रा नहीं है, दिस इज जस्ट अ मेंटेनेंस, बट अगेन यहाँ पे क्वेश्चंस उठे हैं। अब वॉशिंगटन जो है, वॉशिंगटन को इस्लामाबाद की ज़रूरत है बिकॉज अफगानिस्तान का एक्सेस चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी ड्रोन स्ट्राइक हुआ, वो ऑब्वियसली पाकिस्तान लैंड से हुआ।
क्राइसिस इन यूक्रेन है, देन यूएस सैंक्शंस जो है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। यूएस से इंडिया के लिए भी एक मैसेजिंग होता है। फॉर एग्जांपल हम S-400 ट्रायम्फ मिसाइल रशिया से खरीद रहे हैं, वहां पे ऑल्दो काटसा तो नहीं लगा बट यूएस वाज अपसेट। सिमिलरली हमने रशिया से ऑयल भी परचेज किया। सिमिलरली अभी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसके लिए हमें फाइटर जेट्स खरीदने हैं और उसमें रफेल भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। सो ऑल दीज क्लब टुगेदर, इंडिया एंड यूएस हैव कमिटेड टू डीपनिंग डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन, बट पाकिस्तान के जो अपग्रेडेशन का ये वर्क है ये डैम्पन कर सकता है स्पिरिट को। सो द पॉइंट इज पाकिस्तान का बिकॉज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी एक पॉलिसी रहा है। टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया हैज बीन पाकिस्तान स्टेट पॉलिसी फॉर डेकेड्स। फार फ्रॉम सीकिंग अकाउंटेबिलिटी, द यूएस इज रिवॉर्डिंग पाकिस्तान एंड मोर ऑन द सेम लाइन मे बी इन ऑफिंग। सो दैट इज वाई इंडिया को यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाना दिस जायज है। देन दिस इज श्रीलंका एंड पाकिस्तान ने अच्छा क्रिकेट खेला, होम समथिंग टू चीयर अबाउट। देन दिस इज पॉलिटिकल, दिस इज अगेन इंटरनेशनल लॉ का इंडिया कैसे यूज करे। सी, एक चीज होती है वो होता है इंटरनेशनल लॉज, जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, ऐसे ही इंटरनेशनल लॉज है, नियम के हिसाब से काम होता है। हमको इन लॉज की अंडरस्टैंडिंग, इसका यूजेज, इसका एप्लीकेशन पे प्रो बनने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल केन्स एनर्जी का केस था, या फिर वोडाफोन का दिस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का केस था। व्हाट वी शुड हैव डन, अगर हम बेटर स्टैंडिंग कर पाते, लॉज बेटर वहाँ पे करते, पॉसिबली हमको यहाँ सेटबैक नहीं होता, लॉसेस नहीं होते। सो दैट इज़ वाई जो इंटरनेशनल अथॉरिटी है, जैसे यूएन चार्टर भी हो गया, या फिर आप बात करो इंटरनेशनल कोर्ट का, ICJ का, इंडिया को इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को बेटर यूटिलाइज करना चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा एक ब्रीफ है, वो मैं आपको कल डिटेल में बताता हूँ। ग्रेट G20 पावर, ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिया को चेयरशिप मिलेगी G20 का, और अगले साल न्यू दिल्ली पे दिस G20 मीटिंग होने वाली है। सो ग्रेट G20 पावर, ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अज्यूम सेंटर स्टेज इन सेटिंग द ग्लोबल एजेंडा। अब G20 क्यों इंपॉर्टेंट है? G20 इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें वर्ल्ड की टॉप 20 इकोनॉमीज है, और इकोनॉमी जो होता है वो ही आगे स्पीयर हेड करता है वर्ल्ड के सारे जियोपॉलिटिक्स को भी। सो दैट इज वाई इंडिया अपने यहाँ इंडियन इंटरेस्ट को इवन इंडो पैसिफिक सब दिस साउथ एशियन जो रीजन है इनके इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रोपेल कर पाएगा। ग्रेट G20 पावर, ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज ट्रम्प, न्यू चैंपियन मिला है हमें यहाँ पे, सो दिस इज रियली गुड। ही इज जस्ट 19 ईयर ओल्ड, कार्लोस अल्काराज, दिस इज स्पेनियार्ड, अनदर स्पेनियार्ड आफ्टर नडाल। Then this is who is the median road accident victim in India, accident victims, world champion. Then this is food insecurity, तो श्रीलंका में भी जैसे फूड इनसिक्योरिटी के केसेस देखने को मिल रहे हैं। FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो द आइडिया इज कि फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना इज कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीबडीज रेस्पॉन्सिबिलिटी। गेन से क्या होता है? गेन से का मतलब टू कॉन्ट्राडिक्ट और डिनाई। देयर इज नो गेन से हिज इंटीग्रिटी, देयर इज नो गेन सेइंग हिज इंटेलिजेंस, ही विल नॉट गेन से हिज मदर। तो मतलब कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। टू गेन से का मतलब उसको विरोधाभास, टू कॉन्ट्राडिक्ट और डिनाई। लुक फॉर और लुक आफ्टर का डिफरेंस ये होता है कि लुक फॉर का मतलब होता है किसी को ढूंढना, आई एम लुकिंग फॉर माई ग्लासेस, देन शी इज लुकिंग फॉर हर वॉलेट, ही इज स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब। और लुक आफ्टर मतलब टू टेक केयर, हु विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन ड्यूरिंग योर एब्सेंस, ही इज ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर हिमसेल्फ, प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ। तो लुक आफ्टर। और ही इज बोनिंग अप ऑन इंग्लिश, इसका मतलब होगा टू स्टडी हार्ड एंड हरिडली, जैसे अभी एग्जाम आ रहा है ना, सब फुल थ्रॉटल पढ़ रहे हैं अभी। हरिडली एज इन प्रिपरेशन फॉर एन एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज बिजी बोनिंग अप ऑन इंडियन हिस्ट्री फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन। इंस्टिल और इम्बाइब का क्या डिफरेंस होता है? इंस्टिल का मतलब होता है टू कॉज टू एंटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, इंस्टिल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इनटू द मिक्सचर, बूंद बूंद। फिगरेटिवली इसका मतलब होता है ग्रेजुअली करना, जैसे इंस्टिल कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली। You must instill in children a reverence for life. Life is beautiful. We must instill the teachings of Gandhi ji in our people. तो gradually step by step उसको लाना। Imbibe मतलब to consume by drinking. He imbibes vast quantities of tea. Imbibe का मतलब to absorb, assimilate भी होता है। Imbibe these ideas from books.
सो ये है इंग्लिश। ग्रेजुअली इंग्लिश में भी ऐसा है, डे बाय डे डेली बेसिस पे लर्न समथिंग और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका बहुत अच्छा ग्रिप हो जाएगा, बहुत अच्छा स्टैंड हो जाएगा इंग्लिश में भी। इंडिया रेजेस श्रीलंकन तमिल इश्यूज इन यूनाइटेड नेशंस, सी रिफ्यूजीज। एंड देन दिस 8 अफ्रीकन चीता आ गए हैं जयपुर में। सो दिस इज चीता, चीता आ गया है अफ्रीकन चीता। स्टेट्स होल्ड टू इम्प्लीमेंट अडॉप्शन रूल, सोलर पावर्ड हाईवे सून होगा, गडकरी साहब ने बताया यहाँ पे, गुड। सेंटर इज ट्राइंग टू कर्ब लंपी स्किन डिसीजेस, लंपी स्किन डिसीजेस। यूक्रेन क्लेम्स मोर टेरिटोरियल गेन। मिस्टर शी सेंट्रल एशिया का विजिट होगा, 32 कंट्री। ये जो CIS कंट्रीज होते हैं इनके नाम क्या है बताइए? ये सब USSR के डिसइंटीग्रेशन से बने थे। व्हाट आर दीज CIS कंट्रीज? सी, ये जो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, सी देखो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश ने भी सेम चीज बोला, प्रोलॉन्ग्ड रोहिंग्या स्टे इम्पैक्ट्स बांग्लादेश स्टेबिलिटी। सो द प्रॉब्लम इज नॉट कि ऑलरेडी ओवर क्राउडेड कंट्रीज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है। प्रॉब्लम इज नॉट, सॉल्यूशन इज नॉट कि हम रिफ्यूजीज को वहां पे अकोमोडेट करें। सॉल्यूशन यही होता है कि रिफ्यूजीज जहां से जनरेट हुआ है उस जगह को फिक्स करो और वहां पर ही उनको वापस वहीं पे रिहैबिलिटेट करो। दिस इज द सॉल्यूशन, प्रॉब्लम को एलिमिनेट करो। तो रोहिंग्या क्राइसिस का भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि म्यांमार में वर्ल्ड कम्युनिटी को यहाँ पे प्रेशराइज करके म्यांमार में जहां से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ रोहिंग्या का, उसको सॉल्व करना चाहिए। दिस इज द वे फॉरवर्ड। अदरवाइज बांग्लादेश इज ओवर पॉपुलेटेड, इंडिया इज ऑल्सो वेरी पॉपुलेटेड, दिस सेटलमेंट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ईरान says it is ready to cooperate with IAEA। किंग चार्ल्स पार्लियामेंट को एड्रेस किया। अब देखो न्यूजीलैंड भी रिपब्लिक नहीं है, इंडिया रिपब्लिक है, बिकॉज न्यूजीलैंड में भी ब्रिटिश मोनार्क हेड ऑफ स्टेट होता है, ब्रिटिश मोनार्क, रिमेंबर। स्वीडन फार राइट मेक्स स्ट्रॉन्ग गेन, 28 गीगावाट इन न्यू कोल फायर्ड प्लांट्स बाय 2032। जब ग्लासगो समिट हुआ था तो यहाँ एक पंचामृत करके बात आया था। व्हाट इज दिस वर्ड पंचामृत? ये 5 बातें क्या है? इन 5 बातों को याद रखना है, दे आर वेरी यूजफुल। पंचामृत क्या है बताइए? स्टेप्स टू कूल फूड इन्फ्लेशन विल डिलीवर इन कमिंग वीक्स, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है। एयर इंडिया को 30 प्लेन और मिलेंगे। फॉरेक्स रिजर्व थोड़ा कम हुआ है। इनफ्लो लैग्स। हाइब्रिड व्हीकल को टैक्स इंसेंटिव्स मिलना चाहिए। हाइब्रिड इज गुड बिकॉज दिस इज बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। यहाँ जो रेंज एंजाइटी होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो नहीं है, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल के बेनिफिट्स भी हैं। सो हाइब्रिड इज अ गुड स्टेप फॉरवर्ड। नीड लॉ फॉर डेटा प्राइवेसी, RBI ने बताया। देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी। UN में वोट हुआ है फेवर ऑफ फेयर लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन ग्लोबल इनइक्वालिटी, असमानता को दूर करने के लिए नेगोशिएशन भी करे टुवर्ड्स ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी। जैसे आपने देखा कोविड-19 आया, US में, कनाडा में, ब्रिटेन में लोगों को 3-3, 4-4 वैक्सीनेशन डोज मिल गए। फॉर एवरी पर्सन दे वर हैविंग 5 वैक्सीनेशन शॉट्स। बट अगर आप इंडिया की बात करो, अफ्रीका की बात करो, नॉट अ सिंगल शॉट वाज अवेलेबल। तो ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी में इनइक्वालिटी का एक मैकेनिज्म होना चाहिए। तो एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाने की बात है, बिकॉज कोविड इज नॉट द फर्स्ट पैंडेमिक, सर्टेनली नॉट द लास्ट। हम कैसे आगे बढ़े इस पे एक ड्राफ्ट प्रिपेयर होना चाहिए। डेटा शेयरिंग हो, जीनोम सीक्वेंसिंग भी हो, इमर्जिंग वायरसेस का, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन एंड ड्रग्स हो, और रिलेटेड रिसर्च थ्रू आउट द वर्ल्ड हो। बिकॉज जो डिजास्टर्स होते हैं ये कंट्री स्पेसिफिक नहीं होते, एवरीबडी पेज द प्राइस। आचार्य विनोबा भावे जी का 11 सितंबर को बर्थ एनिवर्सरी है। आप नेशनल टीचर माने गए हैं, स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ गांधी जी भी। आपने ट्रांसलेट किया था गीता को मराठी में और उसको नाम दिया था गीताई। रिफ्यूज टू कंज्यूम फूड्स एक्सेप्टिंग समाधि मारन। भावे जी लेफ्ट हेवन अबॉर्ड ऑन 15th of November 1982। 1940 में आपको पहला इंडिविजुअल सत्याग्रही माना गया था। भूदान मूवमेंट, गिफ्ट ऑफ लैंड मूवमेंट इन इंडिया 1951 में आपने स्टार्ट किया था। तो ये विनोबा भावे जी हैं। दिस इज ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी। फॉरेक्स रिजर्व कम है, IAEA। दिस इज रिफ्यूजी क्राइसिस। इंग्लिश है 3 to टैंगल, न्यू चैंपियन, ग्रैंड स्लैम, G20। डॉग मेनेस में आपका क्या व्यू पॉइंट है? शेयर, ग्रैंड मास्टर। दिस इज इंडिया की इंटरनेशनल बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर। ये वर्ड्स हैं अकोमोडेटिव, न्यूट्रल, हॉकिश एंड कैलिब्रेटेड, टाइटनिंग। एंड दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। नाउ कमिंग टू योर सबमिशंस। सो आज हम +2 साइकिल फॉलो करते हैं, बट वी आर रनिंग अ डे बिहाइंड। सो आज हम करेंगे 9th of September।
9 सितंबर को ऐसे भी लिखना था, मैंने ऐसे का एक पीडीएफ आपके साथ शेयर किया है और साथ ही साथ आपको मैंने एक वीडियो भी दिखाया था कि ऐसे कैसे लिखना है। सो दीज ऑल आर योर सबमिशंस, लेट अस गो थ्रू योर एसेज। सी, ऐसे में कपल ऑफ थिंग्स हमें याद रखना है। ऐसे आंसर राइटिंग नहीं होता है, यहाँ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ज़्यादा बतानी है, कटपिट नहीं होना चाहिए, गलतियाँ नहीं होना चाहिए, ग्रामर करेक्ट होना चाहिए, पैराग्राफ सेंटेंसेस ज़्यादा आप कोशिश करो लिखने का, आर्ग्यूमेंट्स दो, लॉजिक लगाओ और एक सिंपल साधारण अच्छी सटीक भाषा का प्रयोग करो। यहाँ पे आपके ऐसे बहुत अच्छे जाएंगे। अब जैसे सौरभ ने लिखा, कोट से स्टार्ट किया, गुड। अब ये था मीडिया एंड डेमोक्रेसी, मीडिया बता दिया पहले कुछ पैराग्राफ में, बहुत अच्छा है। मीडिया कैसा होता है, क्या होता है, आर्टिकल्स भी बता दिए, वेरी गुड। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, वेरी नाइस। फिर ठीक है, मीडिया था और डेमोक्रेसी था, है ना, और रेस्पॉन्सिबिलिटी, 3 कीवर्ड थे। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स बताए यहाँ पे, बंगाल गैजेट वगैरह, वेरी गुड। सारे एक्ट्स बताए, पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब इतना डिटेल में जाने की क्या हमें ज़रूरत थी। मीडिया एंड इट्स रिलेशन विद सोसाइटी, अब हम सेकंड में आ रहे हैं, वेरी गुड। देन यहाँ पे हमने सोसाइटी के बारे में बताया। अब हम डेमोक्रेसी पे आते हैं। बेनिटो मुसोलिनी का कोट बताया, ऑल्दो मुसोलिनी इज मोर अबाउट फासिज्म। देन कंक्लूजन। अब देखो इस ऐसे में थोड़ा डिस्टॉर्शन क्या लग रहा है, क्या हमने तीनों चीज़ों को एड्रेस किया? हमने मीडिया बहुत डिटेल में बताया, डेमोक्रेसी बहुत जल्दी से बताया और रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी बता दिया, और हमने कंक्लूजन बहुत बहुत ही छोटा लिखा है, इसको थोड़ा और एक्सपैंड करो। ओके रत्ना प्रिया, बहुत अच्छा ऐसे है, आपने लॉजिक बहुत अच्छा है एंड फ्लो इज ऑल्सो रियली रियली गुड। थोड़ा सा इसको और हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं। रत्ना प्रिया ने भी कोट से स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन दिया, मीडिया क्या होता है, वॉचडॉग है, फिर 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, रोल ऑफ मीडिया पे आ गए, वेरी गुड। डेमोक्रेसी भी हम बता सकते थे, रेस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया एथिक्स क्या होता। अब देखो इसमें थोड़ा टू द पॉइंट रहे, हम इन दोनों कीवर्ड्स के आसपास रहे। देन दीपाली, आपने 4th पिलर ऑफिशियल मीडिया क्या होता है, डेमोक्रेसी। फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट बताया, गुड। मीडिया क्या सपोर्ट करता है, डेमोक्रेसी बताया। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल प्रेजेंट चैलेंज, ये सब हेडिंग ज़्यादा अच्छी है और ऐसी और सब हेडिंग यूज़ करो, सब हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, इससे क्या एक डायरेक्शन सेट हो जाता है पैराग्राफ का, गुड। देन दिस इज फॉर इंस्टेंस वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, इंफॉर्मेशन कल्चर, गुड। यहाँ पे कंक्लूजन अच्छा लिखा है आपने, वे फॉरवर्ड कंक्लूजन के पहले का पैराग्राफ भी अच्छा है। थोड़ा कंटेंट जो स्पेसिफिक जैसे 1 to 4A है, डेटा रिपोर्ट थोड़ा हम और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। श्रवण, दिस इज गुड। लोकतंत्र की जिम्मेदारी, मीडिया क्या होता है आपने बताया, मीडिया के अलग अलग फॉर्मेट बताए, है ना। देन दिस इज मुंह में राम बगल में छुरी, गुड। लैंग्वेज इज गुड। फिर आपने पैराग्राफ थोड़े से ना छोटे बनाओ, थोड़ा छोटा बनाओ और उसको स्पेसिंग दो ऐसे, है ना, दिस इज गुड। देन समाचार पत्र की बात की, राजा राम मोहन रॉय, हिस्टोरिकल एंगल लिखा, आज़ादी के बाद की बात बताया। देन इकोनॉमिक मीडिया, पेड मीडिया हो जाता है, ब्रेकिंग न्यूज़ का प्रॉब्लम है, फिर इससे प्रॉब्लम्स क्या होती है ना, गुड, वेरी गुड। देन उपसंहार लिखा, उपसंहार के पहले का जो पैराग्राफ होता है वो अच्छा लेंदी होना चाहिए, उसमें सारा कंक्लूड कर दो और फिर उसके बाद उसको एक लॉजिकल एक एंडिंग करो, जो सवाल शुरू में पूछे थे उसी को एंड करो बाद में। बहुत अच्छा आंसर है, वेरी गुड। राज ने भी अच्छा लिखा, डेमोक्रेसी क्या होती है बताया, गुड, वेरी गुड। फ्रॉम द सोर्स, अमेरिकन सिविल वॉर, फिर मीडिया। अब आपने डेमोक्रेसी पहले बताया फिर मीडिया, दिस इज गुड। मीडिया बाद में बताया, फिर मीडिया डेमोक्रेसी का रिलेशन बताया, मीडिया का रोल बताया, गुड। सी दिस स्टाइल इज गुड। सोशल मीडिया है, वेरी गुड। किसने फेल किया नेशन को, डेमोक्रेसी वीकन क्योर, ये बड़ा अच्छा ऐसे लग रहा है, दिस इज गुड। whoever controls the media controls the mind। अब इसमें थोड़ा पॉजिटिव एंड से इसको एंड करो कि कैसे वे फॉरवर्ड होना चाहिए। देन लियो, ये थोड़ा अच्छा डिफिकल्ट था इस पे आंसर लिखना, शेप कैसे क्लासरूम होता है। एजुकेशन, कलाम साहब बताया। एंशिएंट इंडिया, वेरी गुड। तक्षशिला नालंदा ब्रिटिश, वेरी नाइस। मॉडर्न डे भी आप बताओ, कमीशंस एंड रिफॉर्म्स बताए, यूनिवर्सिटी, मुदलर, वेरी गुड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मिड डे मील। प्रेजेंट डे भी बताओ, 86 राइट टू इंफॉर्मेशन, एनईपी, वेरी गुड। अब देखो यहाँ बहुत अच्छा है, फाउंडेशनल स्टेज, वेरी। ये भी आर्ग्यूमेंट बताओ आपको क्यों लगता है कि कंक्लूजन में से पहले कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। एजुकेशन खराब होती है तो फिर हम अच्छे पीपल नहीं बना पाते, अच्छा राष्ट्र नहीं बनता है। टैलेंटेड होता है, स्किल्ड होता है, बट अगर एथिकल वैल्यू नहीं है तो वो डिजास्टरस होता है।
सो इस तरीके से ना एक आर्ग्यूमेंट दो, फिर उसका कंक्लूजन निकालो, फिर उसको काउंटर करो, ऐसे ऐसे करके थोड़ा आगे बढ़े। बहुत ज़्यादा भी फैक्ट नहीं लिखना है, एक बैलेंस बनाया। ओके, रूहानी, दिस इज अगेन गुड। डेमोक्रेसी कैसे सपोर्ट होता है, देन ऑफिशियली कैसे रिकॉग्नाइज है, वेरी गुड। सब हेडिंग हम थोड़ा और यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट चैलेंजेस देन वे फॉरवर्ड, गुड। थोड़े एग्जाम्पल्स हम और यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और एक सब हेडिंग डाल सकते हैं। एंशिएंट इंडिया का एजुकेशन तक्षशिला बताया, मॉडर्न डे चैलेंजेस जैसे एनईपी बताओ, गवर्नमेंट इतना क्यों फोकस करी है एजुकेशन पे, और इसको एक कंक्लूड भी करो यहाँ पे। अदिति, दिस इज अगेन गुड। सी, आपने यहाँ पे बताया कि किस तरीके से क्लासरूम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, गुड, वेरी गुड। कुछ एग्जाम्पल्स भी आप बता सकते हो, कुछ एनेक्डोट भी बता सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग से कि आपने क्या अच्छी चीज़ स्कूल में सीखी, टीचर्स से सीखी, फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया, थिंक लाइक दैट। वेरी गुड। पैराग्राफ शॉर्टर है, लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी है, लर्निंग एक्सपीरियंस, इम्पैक्ट ऑन, अब देखो इकोनॉमी का एंगल आया, वेरी गुड, सोसाइटी का आया, पॉलिटिकल का है, दिस इज वेरी रेलेवेंट, वेरी गुड। ये आंसर फिर कभी साइडवेज नहीं जाएगा, लास्ट में ऐसी कंजूसी नहीं करना चाहिए, पूरा फ्रीली स्पेस लिखो, यहाँ मत लिखो वरना एट टाइम्स -5 -2 हो जाता है। ओके, पूजा, दिस इज वेरी गुड, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है आपकी। सी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मीडिया, डेमोक्रेसी क्या होती है, इंडियन मीडिया का कॉन्टेक्स्ट दिखा, रोल ऑफ मीडिया बताया, वेरी गुड। हम थोड़ा सब हेडिंग्स भी एट टाइम्स हम यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किया, वेरी नाइस। हाउ टू टेकल द इशू, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। इसका कंक्लूजन पैराग्राफ थोड़ा एक और ऐड करो लास्ट में। रेस्पॉन्सिबिलिटीज मीडिया की बताया, वेरी गुड शुभम। डेमोक्रेसी क्या होता है, मीडिया क्या होता है, रोल क्या होता है, कोड भी है, वेरी गुड। मीडिया का रोल जैसे डेटा एग्जाम्पल्स के थ्रू लिखा, गुड। एजुकेट, वॉचडॉग, गुड गवर्नेंस, वेरी नाइस। देन जेफरसन का कोट है, हम ऐसे में ना अवॉइड करें करना, ये आंसर राइटिंग जीएस में अच्छा लगेगा, ऐसे में हम ऐसे एरो वगैरह थोड़ा अवॉइड करें, सीधा सीधा पैराग्राफ्स बनाए हम यहाँ पे, है ना, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लेके। रिफॉर्म सजेस्टेड, इन्हीं पॉइंट्स को पैराग्राफ में लिख दो। ओके, कंक्लूजन, वेरी गुड। डेस्टिनी ऑफ अ नेशन, पहले आपने बताया क्लासेस क्यों ज़रूरी होती है, डेस्टिनी वर्ड को बताया, नेशन को वर्ड बताया, डेवलपमेंट, क्लासरूम्स, इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स भी बना सकते हैं। अगेन राइट पैराग्राफ, ये डिफरेंस आ जाता है जीएस और एसए में। नंदिनी, दिस इज रियली गुड। सी, थोड़ा कटपिट नहीं होना चाहिए इस टाइप से, दिस इज गुड। देन एंशिएंट इंडिया, देन ब्रिटिश, देन वेरी गुड। जर्नी ट्रेस किया, इश्यूज आइडेंटिफाई, सॉल्यूशंस, गुड, सॉल्यूशंस। देन आज की डेट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ये आपने स्कीम्स बताई, गुड। वोकेशनल ट्रेनिंग है, वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली गुड, वेल फ्रेम्ड है, कंटेंट भी बहुत स्ट्रक्चर्ड है, एग्जाम्पल्स भी है। कंक्लूजन से पहले एक बड़ा सा पैराग्राफ में समराइज करिए, फिर कंक्लूजन लिखिए। डेमोक्रेसी क्या होता है, वेरी गुड। डेमोक्रेसी बुक्स, बिलबोर्ड, वेरी नाइट। ब्रॉडकास्टिंग मीडिया आइडेंटिफाई किया, पैराग्राफ्स में लिखे हमने। सोशल नेटवर्क, वेरी गुड। रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेलेंट। डेमोक्रेसी, वंडरफुल। आशा, दिस इज अगेन रियली गुड, बहुत अच्छे से लिखा है अपने पैराग्राफ्स में। मीडिया क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो सी आप सारे देखो इतने अच्छे अच्छे आइडियाज मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, थोड़ा इसको और एलैबोरेट करो। कंक्लूजन, वेरी गुड। एलैबोरेट इन द सेंस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रोल, कनेक्शन, डेमोक्रेसी, लाइक दैट, एंड रीसेंट एग्जाम्पल्स भी। सुंदर, दिस इज अगेन गुड। मीडिया बताया आपने, पॉजिटिव इम्पैक्ट, वेरी नाइस। इसको हम ना पैराग्राफ में लिखें, बिकॉज जीएस नहीं, ये ऐसे लिखना है हमें। कंटेंट इज रियली रियली गुड, कंक्लूजन भी बहुत अच्छा है। हाजिंदर, दिस इज गुड। अब सी ये पैराग्राफ में है ना, मीडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी बताया, देन मेन स्ट्रीम मीडिया, मीडिया कैसे बना, वेरी गुड। फॉरेन इन्फ्लुएंस भी बताया एंड कंक्लूजन भी बताया। यहाँ थोड़ा डेटा, फैक्ट एंड रिपोर्ट्स क्या हो सकता है, अभी कोई लेटेस्ट रिपोर्ट है मीडिया पे, गवर्नमेंट रूल्स, कोई कंट्रोवर्सी होती है, थिंक इन दैट डायरेक्शन एज वेल। सुमन, आपका लैंग्वेज बहुत अच्छा है, राइटिंग भी बहुत अच्छा है। मीडिया ट्रायल, देखो शुरू में ये बात बता दी, फिर डिफिकल्टी, तो सीधा हम टू द पॉइंट आ रहे हैं, जो चीज़ हमें आज की डेट में रेलेवेंट ज़्यादा है। तो कई बार बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ें भी नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज वो स्टैटिक चीज़ें हर कोई लिख रहा है, तो उसमें यूनिकनेस नहीं आ पाती। अगर हम करंट अफेयर्स से देखते हैं ना, तो वो बड़ा क्रिस्प हो जाता है, बिकॉज वो फिर हर एक का यूनिक हो जाता है ना। तो दिस इज गुड, वेरी गुड पॉइंट। अगेन इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट, फ्लो अच्छा है। क्वेश्चन अराइजेस, प्रेस फ्रीडम, वेरी गुड। अब आपने पॉलिटी भी लिखा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का मेंशन किया। फिर इसके बाद कुछ अपने व्यू पॉइंट्स भी बताने चाहिए आपको, कई बार अपने भी कुछ पॉइंट्स बता सकते हो कि आपको क्या लगता है मीडिया कैसे अकाउंटेबिलिटी सेट करे, है ना। ये हम पर्टिकुलर न्यूज़ मीडिया का नाम लेने से बच सकते हैं।
पेड न्यूज़ के बारे में बताओ, येलो जर्नलिज्म के बारे में बताओ, वेरी गुड। देन यस, आप ऐसा लिख सकते हो, गुड, देन वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज अ वेरी बैलेंस्ड आंसर, गुड वन। पूजा, दिस इज अगेन गुड। डेमोक्रेसी कैसे होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेस, है ना, ये डैश के बजाय हम सिंपल ही छोड़ देते हैं ऐसे पैराग्राफ को, अच्छा लगेगा, नो नो इश्यूज एट ऑल। 1 2 3 4 नहीं लिखते हैं। मीडिया गार्डन है, मीडिया के बारे में बताया, फिर नेगेटिव एस्पेक्ट, कंक्लूजन, वेरी गुड। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी और कैसे वे फॉरवर्ड होना चाहिए। प्रियंका, दिस इज अगेन गुड, बहुत अच्छा आंसर्स होते हैं आपके। मीडिया के, अब देखो पैराग्राफ्स में बहुत अच्छी बात है ये। एडवांटेज क्या है, गुड, है ना, तो यही चीज हमें करना था, पैराग्राफ में लिखना है, ऐसे जीएस की तरह नहीं लिखना है, वेरी नाइस। साइबर क्राइम्स के बारे में बताया, वेरी गुड, दिस इज गुड। अभी थोड़ा एब्रप्ट एंड हो रहा है, इसको कंक्लूजन और थोड़ा लेंदी बनाओ। अमरजीत, देखो बहुत अच्छे से लिखा आपने। मीडिया क्या होता है, मीडिया में बड़ा मी आएगा या छोटा आएगा, मीडिया, मीडिया एंड जिम्मेदारी पर निबंध, ओके। देन दिस इज मीडिया का कर्तव्य, लोकतंत्र, राजनीतिक, ये यहाँ पैराग्राफ छूट गया। देन दिस इज डिजिटल, जवाबदेही लोगों का। एब्रप्ट एंडिंग है, इसको प्रॉपर कंक्लूड करो। सतेंद्र, बहुत अच्छा आंसर लिखते हो। संदर्भ में आपने बताया, गुड। अनिश्चित है, डिजिटल, अलग अलग फॉर्मेट ऑफ मीडिया बताया। फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रोपोगेंडा, विदेशी हस्तक्षेप, फेक न्यूज़, असमान भागीदारी। निष्कर्ष बहुत बड़ा लिखो, एक पूरे पेज का निष्कर्ष लिखो। देन प्रियंका, दिस इज अगेन गुड। क्लासरूम्स, गांधी जी, दिस कोट इज गुड। तो सी, क्लासरूम्स क्या होता है, जड़ है, अगर आप अच्छा उसको शेप दे रहे हो, अच्छा, तो पौधा अच्छा बनेगा वो, गुड। देन 51A, कॉन्स्टिट्यूशन की बात बताया, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड। सुंदर, दिस इज अगेन रियली गुड, वेरी गुड। क्लासरूम्स के बारे में बताया, पैराग्राफ यूज करें हम ना, दिस इज गुड। 1 2 3 4 बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कंक्लूजन, दिस इज गुड। जीएस में है, यहाँ नहीं है। देन इसका स्टार्टिंग एब्रप्ट लग रहा है। दिस इज हिस्ट्री, फ्यूचर ब्राइटन्स, व्हाट मेड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक, हिस्टोरिकल ट्रेसेस की। आज की डेट में भी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि राष्ट्र का निर्माण कैसे करें, वो एक डायमेंशंस यहाँ पे होना चाहिए कि हम कैसे, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन है, उसको हम कैसे यूज़ करें कंट्री बनाने में, है ना। तो क्लासरूम्स में, बिकॉज एनईपी का भी टाइम है, इन चीज़ों को ज़्यादा हम यहाँ पे टेकल करें, ओके। देन दिस इज डेस्टिनी ऑफ अ नेशन, आशा, वेरी गुड। अब देखो अमृतकाल, देखो रेलेवेंट बताया, आज की डेट में जो चल रहा है वो बताया, वेरी गुड आशा, योर अप्रोच इज रियली रियली गुड। देन एजुकेशन कैसा टूल है, वेरी गुड। सेकेंडली, थर्ड, वेरी गुड। फाइनली देन इंडियन स्कॉलर्स आज का है, तो इससे क्या आंसर बड़ा क्रिस्प नजर आता है, स्टैटिक पार्ट नहीं होता। जैसे आपने चाइल्ड मैरिज, कोविड बताया, दिस इज वंडरफुल, वेरी गुड पॉइंट्स। कंक्लूजन, वेरी गुड, इसको थोड़ा और जो बीच का बॉडी है ना, उसमें और पॉइंट्स आने चाहिए, गुड। कीर्ति, दिस इज गुड। डेमोक्रेसी के बारे में बताया आपने, कैसा होता है डेमोक्रेसी, मॉडर्न आइडिया, गुड। टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, ताजमहल, देन दिस इज ताज होटल मुंबई, देन वायरल, वेरी गुड। तो मीडिया, ओटीटी आया, गुड। मीडिया के बेनिफिट्स भी हैं, थोड़ा एब्रप्ट एंडिंग हो रहा है इसका, और थोड़ा कंक्लूजन बेटर करें। गजानन, आपने सामाजिक नियम, दिस इज गुड। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया, लोकशाही, चतुर्थ। देन इसके बाद सरकार, देन कैसे मध्यम हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लोकशाही, गुड, वेरी गुड। तो दिस इज लुकिंग वेल स्ट्रक्चर्ड, कीवर्ड्स भी ठीक है। देन दिस इज प्रॉब्लम आती है, कंसेंसस बन जाता है, देन मीडिया भी एट टाइम्स बायस्ड हो जाता है, कैसे इसको करेक्ट करें। तो मीडिया क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, और मीडिया डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है, अनबायस्ड हो और अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल हो। नेहा, वेरी गुड, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। डेमोक्रेसी क्या होता है, सोसाइटी, इंडिया, वेरी नाइस। मीडिया, रोल ऑफ मीडिया, वेरी गुड। इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरडोज हो रहा है, मीडिया की ज़रूरत है कि वो करेक्टली सारी चीज़ें बताए। अब आप इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया सोचो, नए ज़माने के मीडिया प्रॉब्लम्स, नए ज़माने का प्रोपोगेंडा, लाइक दैट थिंक। देन सतेंद्र, दिस इज गुड। राष्ट्र की नियति, आपका भी अप्रोच बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी गुड। राष्ट्र की नियति क्या है, भविष्य का विकास, वेरी गुड। कक्षा का पर्यावरण, शिक्षा में भारतीय, वेरी नाइस, भविष्य। इसको कंक्लूजन थोड़ा और एलैबोरेट करें हम, ऐसे ना बहुत एक कंप्लीट लगना चाहिए ऐसे। दिस इज डेमोक्रेसी, मीडिया, वेरी गुड आरती। पैराग्राफ वाइज है, आप बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, वेरी नाइस। फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स हो गया, फ्रीडम ऑफ मीडिया, देन दिस इज गुड। वेब 2.0, सी लेटेस्ट पॉइंट्स है, गुड। सैमुअल, योर अगेन लैंग्वेज इज रियली गुड। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, वेरी सिंपल टू द पॉइंट। रोल ऑफ मीडिया क्या होता है, मीडिया के टाइप्स क्या होते हैं, टेलीविजन, देन अब इंटरनेट, सोशल मीडिया,
इम्पैक्ट, कमर्शलाइजेशन हो रहा है, कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन गुड। थोड़ा बॉडी में और डिफरेंट इसके एंगल्स टच करें, मीडिया डेमोक्रेसी दोनों को लिंक करें, कुछ एग्जांपल्स भी बताएं, डेमोक्रेसी में चुनाव कैसे ऑल्टर हो रहा है, लाइक दिस ब्रेन वॉश एक्सेट्रा। नेहा दिस इज अगेन वेरी गुड, बड़ा अच्छा टॉपिक था ये। क्लासरूम्स क्या होते हैं, क्लासरूम्स में आगे की नींव डाली जाती है, गुड। इंडिया का कल्चर बताया, वेरी नाइस, दिस इज गुड, वेल स्ट्रक्चर्ड। कंक्लूजन और बेटर करें। देन दीपाली दिस इज अगेन रियली रियली गुड, यहाँ पे बताया क्लासरूम्स, नेशन क्या होते हैं, राइटली कैसे रेफर्ड है। अब सी सुंदर पचे, जितने एग्जाम्पल्स रेलेवेंट देते हैं ना, आंसर बड़ा क्रिस्प हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे आपने चेस का भी दिया, वेरी नाइस, सी दीज आर रियली गुड, ये एग्जाम्पल्स लिखने चाहिए, इससे बड़ी क्रिस्पनेस आती है, रेलेवेंट आता है, एकदम मॉडर्न टू द पॉइंट लगता है आंसर, और यूनिकनेस भी आती है। वेरी गुड, वे फॉरवर्ड बताया, गुड। सो एजुकेशन मतलब ये नहीं होता एग्जाम पास कर लेना, नंबर ले आना, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे लिखा है, वेरी नाइस। देन दिस इज सैमुअल, दिस इज गुड, राधा कृष्णन जी के हिसाब से बताया। डेस्टिनी क्या होती है, लर्निंग होना चाहिए, वेरियस डेस्टाइन गोल्स, गुड। देन इसके बाद आपने बताया दिस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड क्या है, वेरी नाइस, सो दिस इज अगेन रियली रियली गुड, सो दिस इज अगेन गुड। देन कीर्ति दिस इज क्लासरूम्स, अब्राहम लिंकन से स्टार्ट किया, बहुत सारे सबमिशंस हैं, आई एम रियली हैप्पी। 86 सीए, देन पैंडेमिक का एंगल जरूर लिखना था, देन अभी एनईपी पॉलिसी और एएसईआर की रिपोर्ट और पीएम श्री, वेरी गुड, वेरी रेलेवेंट। देन नेशन कैसे शेप होता है, दिस इज गुड नेहा, स्टार्टिंग बहुत अच्छा है। क्लासरूम्स कैसे हैं, अंडरलाइन, हम थोड़ा सब हेडिंग भी यूज कर सकते हैं, स्पेसिंग, स्पेसिंग मतलब थोड़ा गैप लेके लिखे पैराग्राफ्स के बीच में, और थोड़ा छोटे, जैसे ये पैराग्राफ है, दिस इज गुड, दिस इज गुड, वेरी गुड। हेल्दी कैसे रखना है, बच्चों का 360 डिग्री करें, हेल्दी स्टूडेंट्स वगैरह, वेरी गुड पॉइंट्स। इश्यूज एंड सॉल्यूशंस, गुड। हाउ टू शेप, तो ये अच्छा स्टाइल होता है, सवाल पूछें और उसका जवाब दें। देन आर्टिकल 1 to 4 एंड दिस इज तिरुकुरल, वेरी नाइस, सो दीज आर योर सबमिशंस, इसी तरीके से आंसर लिखना है। नाउ ट्राई टू राइट दीज 2 questions, okay? So thank you so much for watching this video, take care, study well and be safe.